स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने जो विलयन का चैप्टर था हिंदी मीडियम केमिस्ट्री का, उसमें अपन ने डिस्कशन किया था विलेयता और ठोसों की द्रवों में जो विलेयता होती है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस तरीके से जो है वो ठोस द्रव में विलय हो सकता है। उसके आगे अब जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता, अगर विलेयता के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले वाले टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन अलग अलग होता है, कुछ रूल्स यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले के कंपेरिजन में। तो सबसे पहले देखो वैसी ही बात, गैसों की का मतलब होता है कि गैस को बोला जा रहा है, इसका मतलब विलय कौन हुआ? गैस। ठीक है, ऐसे ही द्रवों में, इसका मतलब यहाँ पर भी विलायक कौन है? द्रव। तो ठोसों की द्रव में विलेयता में भी विलायक कौन था? द्रव था। इसका मतलब परिवर्तित कौन हुआ? विलय परिवर्तित हुआ, विलय। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? विलय में। तो गैसों की द्रव में विलेयता की स्थिति में गैस जो है वो विलय है और द्रव जो है वो क्या है? यहाँ पर विलायक है। अब कारकों के नाम तो वही रहेंगे लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन होगा। जैसे कारक फर्स्ट जो था वो था विलय की प्रकृति और कारक जो सेकंड था वो था विलायक की प्रकृति। विलय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। अब देखो इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ठोस और द्रव जो है ना वो जो है दाब से अप्रभावित रहते हैं। ठोस और द्रव तो दाब से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। लेकिन गैस के लिए कहते हैं ना, गैस के लिए तो गैस के लिए बाकी सब कारक बाद की बात है। दाब है ना, दाब वो पहला नंबर है। मतलब अगर किसी भी गैस को अपन किसी भी द्रव में बोलना चाहते हैं, जल की बात नहीं हो रही, किसी भी द्रव में बोलना चाहते हैं तो उस पे पहले बाह्य दाब लगाना पड़ेगा या बाहर से उसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो कारक वहां पर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा था वो कारक यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो विलय की प्रकृति का मतलब हुआ कि माना कि अपने पास दो गैसें हैं, एक तो है N2 और एक है NH3। इसमें दोनों परमाणु समान है, इसमें अलग अलग परमाणु है। जिसमें परमाणु समान है उसको बोलेंगे अपन सम परमाणु गैस, जिसमें अलग अलग है उसको बोलेंगे विषम परमाणु गैस। इसी प्रकार ऐसे भी हो सकता था Cl2HCl, ऐसे भी हो सकता था O2CO2। तो ये सब जो है ना वो कौन सी गैसें हैं? सम परमाणु गैसें। और ये वाली जो गैसें है वो है विषम परमाणु गैसें। तो पहले अपन देखते हैं कि सम परमाणु और विषम परमाणु गैसों में से कौन सी गैस ज्यादा विलय होगी। तो उसके लिए मस्ट जो कंडीशन है वो है कि दाब है ना, दाब उसको दोनों पे बराबर लगाना होगा। ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन पे ज्यादा दाब लगा दे, अमोनिया पे कम। अगर जिस गैस पे दाब ज्यादा लगाया जाएगा वो गैस जो है ना ज्यादा घुलेगी, उसकी विलेयता ज्यादा होगी। ये अपन आगे चल के इसी में हेनरी का नियम आएगा, उसमें पढ़ेंगे ये कि किसी गैस के ऊपर जितना ज्यादा दाब लगाया जाता है उसकी पदार्थ की मात्रा या गैस की जो मात्रा है या द्रव्यमान है उतना ही ज्यादा होगा और विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि दोनों प्रकार की गैसों पर दाब कैसा लगा रहे हैं? समान दाब। दोनों प्रकार की गैसों पर दाब समान लगाया जाए। तो समान दाब लगाने पर विषम परमाणु गैसों की द्रव्यों में विलेयता, किसकी? विषम परमाणु गैसों की द्रव्यों में विलेयता सम परमाणु की तुलना में अधिक होती है। किसकी तुलना में? सम की तुलना में विषम वाली जो है वो ज्यादा घुलती है। उसका जो कारण है वो आपसे पूछ जाए अगर, तो इसका जो कारण अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये गैसें जो है वो सरलता से द्रवित हो जाती है, द्रव के साथ ज्यादा जुड़ जाती है या फिर उनका आयनन हो जाता है। आयनन जैसे अगर अमोनिया को जल के साथ जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा या तो NH4OH लिख दो या फिर NH4+OH- लिख दो। ऐसे इसको जल में बोलेंगे तो आंसर आएगा H+ और Cl-। इसकी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा H2CO3। इसको अगर तोड़ के लिखना चाहते हैं अपन तो H+ और HCO3-। इनमें अगर देखा जाए तो ये जल के साथ किसी भी तरीके से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो अभी तक अपन विलय की प्रकृति की बात कर रहे थे। विलय की प्रकृति में आपको क्या देखना है कि गैस सम परमाणु है कि विषम परमाणु। तो विषम परमाणु गैसों की द्रवों में विलेयता जो है सम परमाणु गैसों की तुलना में अधिक होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी है? दोनों पे समान दाब लगाया जाए। तो अगर ऐसे पूछ जाए कि समान दाब पर नाइट्रोजन और अमोनिया में से किसकी विलेयता ज्यादा होगी तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अमोनिया। ऐसे ही समान दाब पर CO2 और ऑक्सीजन में से किसकी विलेयता ज्यादा होगी तो CO2। तो इस तरीके से ये हुआ अपने पास विलय की प्रकृति। दूसरे नंबर पे आते हैं विलायक की प्रकृति।
विलायक की प्रकृति में फिर वही बात आती है कि विलायक अगर ध्रुवीय हुआ तो जो ध्रुवीय गैसें होगी वो थोड़ी आसानी से घुल जाएगी अध्रुवीय की तुलना में, और उसी प्रकार अगर अध्रुवीय गैसें हैं तो वो अध्रुवीय विलायक में थोड़ी शीघ्रता से घुलेगी। बाकी यहाँ पर इतना कोई रोल नहीं है विलायक और विलय की प्रकृति का। मेन जो रोल है वो किसका है, दाब का, क्योंकि कोई भी गैस है अपने आप तो घुलने वाली है ही नहीं। अब जो आता है वो आता है तीसरा और इम्पोर्टेंट, और चौथा तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है वह ताप का प्रभाव। अपन ने कहा था कि ठोसों की द्रव्य विलेयता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठोसों की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उसमें एक नियम बताया था, लासातेलिये का नियम। उसमें से कहा गया था उसमें शोषी प्रक्रम होने पर प्रक्रम जो है वो अग्र दिशा में होने लग जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बोला जाता है ना कि किसी भी गैस है ना उसका ताप बढ़ाया जाए तो उसकी विलेयता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। घट मतलब द्रवों गैसों की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन आंसर देना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी नियम के अंदर ये भी कहा गया था कि अगर कोई प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, अगर कोई प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होने लग जाती है, अग्र के बजाय पश्चिम दिशा में। इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए कम ताप सहायक होता है। तो इसका जो आंसर अपन बिल्कुल सेट करके लिखेंगे वो ये होगा, किसी गैस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होने की वजह से लासातेलिये के नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर प्रक्रम पश्चिम दिशा में हो जाता है या फिर अग्र अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। इसलिए गैसों की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। और लास्ट जो कारक है अपने पास वो है दाब का प्रभाव। ठोसों के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो सारा प्रभाव है ना वो इसी का ही है। तो यहाँ पर इसको इंपोर्टेंट समझते हुए आप ज्यादा समझेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दाब का प्रभाव है उसको हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने जो है वो क्या कहा यहाँ पर, तो वैसे तो आजकल की किताब जो है उसके अंदर जो ज्यादा प्रैक्टिस में यूज होता है वो अपन दूसरे नंबर पे लिखेंगे, वो नियम है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो दूसरे नंबर का ही लिखना है। लेकिन इसमें वास्तव में जो है ना वो जो पहले बुक्स आती थी या हाई स्टैंडर्ड की बुक है उसमें जो पहला वाला जो अपन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर उस नियम से ही आपको पता चलेगा कि दाब और गैस की विलेयता में क्या संबंध है। दूसरे नियम से ये पता चलेगा कि दाब और विलेयता में क्या संबंध है। तो देखो सबसे पहले याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था विलेयता क्या होती है। विलेयता होती है पदार्थ की अधिकतम मात्रा। तो अगर मैं कहीं पे विलेयता शब्द बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, वो उसकी मात्रा है। मात्रा का मतलब क्या हुआ, वो उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो यहाँ पर अपन अगर देखें तो इसमें से कहा गया कि निश्चित ताप पर किसी गैस का दाब बढ़ाने पर, निश्चित ताप पर किसी गैस का दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। निश्चित ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस है ना उसका दाब बढ़ाने पर उसकी गैस उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित ताप पर गैस का दाब गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर जैसे अपन ने लिखा उसी तरीके से बोलो तो इस तरीके से ज्यादा सही रहेगा। निश्चित ताप पर किसी गैस की विलेयता मतलब उसकी मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। लेकिन मैं फिर कह चुका हूं आपको कि ये वाले जो है ना इससे तो अपन को ये पता चलेगा कि दाब बढ़ाने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ा। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में तो ये वाला नियम लिखना है जो आजकल की किताबों में दिया होता है, और जनरल प्रैक्टिस में अपन इसी को लिखते हैं। इसको मैं लैंग्वेज में बोल के बता रहा हूँ आपको। पहली बात, हेनरी का नियम जिसमें अपन ने ये लिखा है उसके लिए मस्ट जो कंडीशन है वो है पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था में होना चाहिए, वाष्प अवस्था में होना चाहिए, वाष्प अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो जो नियम है वो क्या बोला गया कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का दाब, वाष्प अवस्था में किसी गैस का दाब उसके मोल अंशों के समानुपाती होता है। केवल वाष्प अवस्था में, वेपर फेज में ही। ठीक है, वाष्प अवस्था में किसी गैस का दाब उसके मोल अंशों के समानुपाती होता है। जब उसको अपन सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जब समानुपाती को हटाए तो अपने पास कांस्टेंट आ गया KH, और KH को यहाँ पर बोलते हैं अपन हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक या फिर हेनरी स्थिरांक। उसके बाद में एक बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि KH जो होता है ना, KH वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। KH गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्यों? तो इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया गया। तो देखो कोई भी चीज, यहाँ पे गैस की बात हो रही है और किसी चीज में पदार्थ की बात होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि
कि जो कोई भी पदार्थ है ना वो प्रकृति पर निर्भर कब करता है, कोई भी स्थिरांक है ना वो प्रकृति पर निर्भर कब करता है और संख्या पर निर्भर कब करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ हेनरी नियतांक। तो अब आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि जब मैं नियतांक होने के बावजूद भी ऐसे कहूंगा कि इसका मान बदल सकता है, लेकिन मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि नियतांक होने के बाद भी इसका मान बदल सकता है। इस चीज को समझे देखो आप, जैसे अपने पास मान लो कोई दो गैस है या तीन गैस है, मान लो ये ए बी और सी। इसके लिए जो KH का मान है वो है x, इसके लिए है y और इसके लिए है z। समझिए एक बार इसको कि कोई भी गैस से मिश्रण है उसमें मान लो अपने पास KH है ना, KH या अलग अलग गैसों के लिए KH के मान दे रखे हैं, A गैस के लिए x, B गैस के लिए y, C गैस के लिए z। ठीक है, अब A, B और C गैसेज में से अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि किसके KH का मान ज्यादा हुआ, किसके KH का मान कम हुआ, गैस की प्रकृति पर निर्भर क्यों कर रहा है, तो इसके लिए देखो समझो, अगर जितनी x की वैल्यू है उतनी y और z की नहीं है, ऐसे ही जितना मान जो है वो y का है उतना x और z का नहीं है, इसी तरीके से जितना मान z का है उतना x और y का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर गैस के लिए KH का मान निश्चित होता है। एक पर्टिकुलर गैस के लिए KH का मान निश्चित है इसलिए ये नियतांक हुआ, लेकिन गैस बदलते ही दूसरी गैस हो गई तो उसके लिए KH का मान दूसरा होगा, तीसरी गैस है तो तीसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात समझ में आ गई कि गैस की प्रकृति मतलब अलग अलग गैस होते ही KH का मान परिवर्तित हो रहा है, लेकिन प्रत्येक गैस के लिए KH का मान एक ही होता है, समान होता है, समान निश्चित होता है। मतलब तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि KH गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है क्यों, तो आप आंसर क्या देंगे, क्योंकि सभी गैसों के लिए या भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है, इसलिए KH है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो बात आती है वो आती है, ये नियम हो गया अपने पास। अब अपन इसको देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। तो देखो ग्राफ के लिए एक रेखीय समीकरण होता है जिसमें अपन लिखते हैं y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पर c तो है नहीं, y और x एक्सिस है तो y एक्सिस पे कौन आ जाएगा p, जो y एक्सिस है उसके ऊपर तो कौन आ जाएगा दाब और x एक्सिस पे कौन आ जाएगा मोल अंश। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है KH, इन दोनों में संबंध कौन सा है समानुपाती का, और समानुपाती का संबंध होने की वजह से स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी रेखा, और सीधी रेखा में आप अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मिलाएंगे तो किसी पॉइंट को मिला लो, जैसे आप इधर इस तरीके से, तो यहाँ पर एक स्लोप बनेगा, त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी। इस त्रिभुज में ये जो स्लोप है वो m होता है, m जिसको अपन लिखते हैं KH। तो ये हुआ अपने पास P और X है ना, उसके बीच में जो ग्राफ होता है ना वो कौन सा हो सकता है। अब अपन इसके आगे देखते हैं कि हेनरी नियतांक जो है उसको किस चीज पे और निर्भर करता है। तो ये तो हुआ अपने पास हेनरी नियतांक जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर क्यों करता है। उसके बाद में जो ग्राफ था वो, उसके बाद में अगला जो बात अपने पास टॉपिक आता है वो आता है कि जो KH है KH वो ताप के ऊपर किस प्रकार निर्भर करेगा, मतलब ताप बढ़ाने पर KH में किस तरीके से परिवर्तन होता है और विलेयता जो है वो किस तरीके से परिवर्तित होगी। तो देखो यहाँ पर जो ताप है, ताप उसमें और KH में समानुपाती का संबंध होता है, लेकिन इसको देखो पहले आप इसको, ये मैंने अभी बताया था आपको ताप के प्रभाव के अंदर कि गैस का ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। गैस का ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता में क्या जाती है, कमी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हेनरी नियतांक और ताप है ना उसमें समानुपाती का संबंध होता है। मतलब एक निश्चित गैस, कोई भी गैस ले लो आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई सी भी गैस ले लो, एक निश्चित गैस का ताप बढ़ाने पर उसके KH के मान में वृद्धि होती है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि KH ताप के समानुपाती होता है। इसमें देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है कि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जल में रहने वाली स्पीसीज जो होती हैं, वो जो गर्म जल और ठंडा जल होता है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि जो जलीय जीव होते हैं वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में ज्यादा सुविधाजनक महसूस करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसका रीजन जो है वो यही है, क्योंकि अगर अपन गैस का ताप बढ़ा देंगे, गैस का जो ताप है वो बढ़ा देंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विलेयता कम होने का मतलब उसकी मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा कम होगी तो जलीय जीव जो है उनको ऑक्सीजन या फिर जो गैस जो है उनको श्वसन क्रिया के लिए चाहिए थी, जिससे ऑक्सीजन गैस मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी जो उपलब्धता थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में देखो ये था अपने पास हेनरी का नियम। इसके बाद इसकी हेनरी के नियम की कुछ कमियां होती हैं वो बताएंगे, सीमाएं जिसको बोलते हैं अपन। उसके बाद में बताएंगे हेनरी नियम जो है उसके अनुप्रयोग
और उसके बाद में इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मतलब किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बढ़िया चीज देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको पहले बताया था, मैं फ्री इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के नाम से आपको जो एक फोल्डर अलग से मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आप अपने वीडियो देखें तो ज्यादा सुविधा रहेगी आपको। और अभी तक आपने अपने जो साथी हैं, जो अपने क्लासमेट्स हैं, उनको आपने नहीं बताया है तो प्लीज आप उनको सबको बताइए, और जितना बेनिफिट हो सके, किसी का भी बेनिफिट हो तो वो उनके लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है छुट्टियां रहने वाली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।